एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल, आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्स के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय के चड्ढा। संजय के चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जयदेव जी, और आपका स्वागत है मेरे ऑफिस में। संजय जी, आपसे हमारा पहला सवाल है, ज्ञान बाबा मंदिर मस्जिद मामला चल रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 पेज का ऑर्डर पास किया है और वो ऑर्डर 2 चीजों पे स्पष्टता देता है। पहली चीज कि जो सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय में जहाँ पे ये अभी मुकदमा चल रहा है, जिसमें ऑर्डर हुआ वो तमाम चीजों का वाराणसी में, उसको उन्होंने कहा है कि किसी सीनियर जज के पास, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास उसको भेज दिया जाए और वहां पे उसका निर्णय किया जाए। एक चीज। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो उसमें जजमेंट में कही गई है वो ये कही गई है कि सबसे पहले न्यायालय को ये देखना है कि न्यायालय का जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। उसको कहते हैं 7-11 की एप्लीकेशन। तो पहले 7-11 की एप्लीकेशन को डिसाइड करना पड़ेगा, अर्थात जो न्यायालय है कॉज ऑफ एक्शन इस केस को करने के लिए हुआ कि नहीं हुआ। संजय ये जी, 2 चीजें, सिर्फ ये 2 चीजें। सोमवार से सर मामला कहीं ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, ऐसे में किन किन पहलुओं को पहले ध्यान में रखा जाए, किस तरीके से आगे की जो गाइडलाइन होगी जो फॉलो किया जाए, किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब पहली बात तो जिस न्यायालय में ये चल रहा था, जहाँ पे वो रिपोर्ट, सर्वे इत्यादि की रिपोर्ट दाखिल की गई, उस न्यायालय से उठा के इस मुकदमे को सीनियर जज के पास, वो सिविल जज थे, जूनियर डिवीजन थे या सीनियर डिवीजन नहीं मालूम, वहाँ के थी कोर्ट, और वहाँ से उठा के उस न्यायालय को उस मुद्दे को, उस वाद को उठा के जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके यहाँ पे कर दिया जाएगा। पहली चीज तो न्यायालय का चेंज हो गया। देखिए, हम लोग 4 हायरार्की हैं हमारी न्यायालय की। पहले है मुंसिफ न्यायालय, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये समझ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में ये पहुंच गया है। जिला के जो जज हैं वो इसको अब सीनियर जज जो है वो इसकी अब आगे की पैरवी करेंगे, और नॉट पैरवी करेंगे, आगे उनकी कोर्ट में भी मुकदमा चलेगा। संजय जी, सारे मामलों को अगर देखा जाए, पूरा जो पहलू जो चल रहा है मस्जिद और मंदिर के बीच में, इसमें मुस्लिम समुदाय पर्टिकुलर एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है 1991 एक्ट को लेकर के। तो आखिर 1991 एक्ट है क्या? देखिए, 1991 का जो एक्ट है वो एक्ट पास किया गया था, एक बैकग्राउंड थी उसकी। उस वक्त अयोध्या का जो मामला था वो सुर्खियों में था। उस वक्त चारों ओर उसके प्रति आंदोलन चल रहा था। तो एक ये बहुत बड़ा विचार सामने आया कि क्यों इस तरह के मुद्दे, क्योंकि 1-2 तो है नहीं, हमारे देश में इस तरह के कई मुद्दे हैं। तो आज अयोध्या का मुद्दा है, कल कोई और मुद्दा सरफेस हो जाएगा, परसों कोई और मुद्दा सरफेस हो जाएगा। तो इस चीज को रोकने के तात्पर्य से इस पर्टिकुलर एक्ट को पास किया गया था। और इस एक्ट में लिखा गया था कि 15 अगस्त 1947 की एक तारीख में जो रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, रिलीजियस प्लेसेस जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में उनको रखा जाएगा। उनमें कोई चेंज नहीं होने दिया जाएगा, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये उसमें कहा गया। अब उसके बाद क्या होता है कि उसकी लॉ की एक्सेप्शंस भी हैं, सेक्शन 4 भी है। मैं उससे जाने से पहले एक सेक्शन 6 का बताना यहाँ आवश्यक समझता हूँ। सेक्शन 6 जयदेव जी बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति उस चीज को डिस्टर्ब करेगा, अर्थात वो जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसको, नेचर को बदलने का प्रयास करेगा, तो उसको 3 साल की सजा मिलेगी। इतना सख्त कानून है। अब जो बात उठ रही है वो ये उठ रही है कि एक्सेप्शन है इस कानून की, सेक्शन 4, अर्थात एंशिएंट, पुराने जो ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं वो इसकी इस पर्टिकुलर कानून में नहीं आते, ये उनका कहना है। तो इसका भी एक अपना 2 मिनट जरूर लूंगा आपको बताने में। वो ये है कि इसका एक अपना इंटरप्रिटेशन है। अगर वो यहाँ पे नहीं आते तो ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स या ऐसे स्ट्रक्चर या रिलीजियस स्ट्रक्चर्स रादर जो हैं, अगर वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में आ जाते हैं, अर्थात 100 साल से पुराने हैं, तो
अपने आप में उस एक्ट की वजह से भी उनको यथास्थिति में ही रखना पड़ेगा, उसमें तरमीम चेंज नहीं किया जा सकता। ये तो दोनों लॉ मुझे ऐसा लगता है एक ही चीज को कहते हैं कि रिलीजियस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद मुझसे कई लोग ये पूछते हैं बार बार, तो मंदिर बनेगा कैसे? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कानून की व्याख्या कर रहा हूँ, कानून बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मंदिर इत्यादि को बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, या जैसे कि राम जन्मभूमि की एक्सेप्शन थी ऐसे ही आपको इसकी एक्सेप्शन। क्या हमारा देश इस चीज के लिए राजी है? ये तमाम चीजें केंद्र सरकार को देखनी है, और मुझे इसमें कोई भी संशय नहीं है केंद्र सरकार इस चीज में उचित निर्णय लेगी, लेकिन तब तक कानून की व्यवस्था यही है जो मैंने अभी आपको बताया। संजय जी, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि हिंदू पक्ष भी अपनी दलीलें रख रहा है और मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलें कहीं की रख रहा है। इस बीच में सब लोगों का ये मानना है, जैसे मुस्लिम पक्ष का पर्टिकुलर कहना है कि 1991 के जो एक्ट है उसके तहत ही आता है, और हिंदू पक्ष का कहना है कि उसके तहत ही नहीं आता है। एक्सेप्शन। इसमें आपका क्या मानना है? आपकी अपनी राय क्या है? मेरी अपनी राय निजी तो नहीं, मैं कानूनी राय बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग हैं, और इवन 1991 का जो लॉ है ये चैलेंज भी किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आगे, वो भी पेंडिंग है, 2 साल से वो चैलेंज है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे जो अगर आप परोक्ष अध्ययन करते हैं दोनों लॉज का, तो मुझे लगता है कि 1991 का एक्ट क्यों नहीं में ये क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखिए उसकी दो आवश्यकताएं हैं। एक सौ 1947 15 अगस्त को उसका स्थिर होना, ये तो और सैकड़ों साल पुराना है, और दूसरी ये कि उसमें कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट नहीं चलेगा। तो ये 2 बातें हैं। अब वो कानून तो है, उसको आप चैलेंज करिए, उसको आपने हटाना है तो हटाइए, जो भी है वो तो सरकार का काम है, और मुझे लगता है न्यायालयों का भी काम है। और ब्रॉडली अगर आप मुझसे पूछे तो न्यायालय इसको बेसिकली कानून के बाहर तो नहीं जाएगा, जो कानून है उसी को लेके आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यही स्थिति है। संजय जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा कि हमेशा एक कानून है जो संसद में पारित होता है कहीं ना कहीं, जिसमें 1991 एक्ट पारित हुआ है। ऐसे में अगर बार बार इनके अगर मान लो इम्प्लीमेंट करें, मान लो इसमें कुछ चेंजेस करें, तो ये कहाँ तक जायज है भारत संविधान के हिसाब से? संविधान ये जायज और नाजायज वाली बात तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, नहीं बताऊंगा या नहीं बता सकता। ये दोनों का अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि कोई पक्ष कह सकता है कि जायज है, कोई पक्ष, लेकिन अमेंडमेंट का प्रोविजन है, तरमीम की जा सकती है। लॉ क्यों बनता है? अगर मैं आपसे ये पूछूं, लॉ का उद्देश्य होता है कि जो देशवासी हैं उनकी जो आशाएं आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए लॉ बनता है। देश में व्यापक रूप से सब लोग समृद्धि की ओर बढ़े, शांति रहे, इसलिए लॉ बनाया जाता है। तो ये सरकार को देखना है, ना कि ये मुझे देखना है या आपको देखना है या किसी भी अन्य व्यक्ति को देखना है कि ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सरकार का अपना नजरिया होगा, वो देखेंगे और उसका निर्णय लेंगे। हम तो सिर्फ लॉ की आज की व्यवस्था जो है वो यही है। संजय जी, आपने नंबर 1 समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।